हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 14 को पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा था इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में देखा था और इनके डिफिनीशंस के बारे में, और इसमें कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे ऊपर आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मीन्स आर्टिकल 15 हमें रोकता है किसके लिए? डिस्क्रिमिनेशन के लिए। मीन्स भेदभाव करने के लिए रोकता है। किस किस ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन मीन्स धर्म, रेस नस्ल, किसी भी नस्ल, कोई एक पर्टिकुलर नस्ल के साथ भेदभाव करने के लिए रोकता है। कोई किसी एक पर्टिकुलर धर्म के साथ भेदभाव करने के लिए रोकता है। लेट्स से कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको ईसाई या मुस्लिम्स या किसी भी अन्य धर्म के साथ भेदभाव करने को रोकता है। ओके। कास्ट जाति, कोई भी जाति है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे जाति होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यादव हैं तो आपको किसी भी नीचे जैसे कि चमार, इन जातियों के साथ भेदभाव करने को प्रोहिबिट करता है। और सेक्स, लिंग, ये आपका स्त्री या पुरुष या किसी भी अन्य लिंग के बारे में, इनके बीच में भेदभाव करने को रोकता है। और प्लेस ऑफ बर्थ डोमिसाइल, जहां आप पैदा होते हैं, उस आधार पे भेदभाव करने को आर्टिकल 15 रोकता है। मीन्स आर्टिकल 15 सिंपली ये कहता है कि इन 5 आधार पे आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, दैट इज आर्टिकल 15। ओके। आर्टिकल 15 का क्लाउज 1 कहता है स्टेट्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ सिटीजन का है, पर्सन नहीं लिखा है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में भी समझेंगे कि सिटीजन कब रहता है और पर्सन कब रहता है। ठीक है। ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 कहता तो यही है, बट कि आप इन 5 चीज़ों पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन कौन नहीं करेगा? स्टेट नहीं करेगा। और किसके साथ नहीं करेगा? सिटीजन के साथ नहीं करेगा। अब सिटीजन के बारे में थोड़ा समझते हैं। सिटीजन मतलब सिर्फ ओनली इंडियन सिटीजन, जो फॉरेनर हैं उनके बारे में नहीं कहा गया। अगर यहाँ पर्सन लिखा रहता तो ये सिटीजन भी आ जाते और फॉरेनर भी आ जाते। ओके, तो ये है आपका सिटीजन का मीनिंग। और आर्टिकल 15 क्लॉज 1 आपको सिर्फ स्टेट के प्रोहिबिशन के बारे में कहता है। ओके, तो ये था आपका आर्टिकल 15 का क्लॉज 1। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 15 सेज नो सिटीजन शैल, यहाँ आपका सिटीजन के बारे में कहता है ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन के, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बीच सब्जेक्टेड to any disabilities, restriction or condition with regard to access of। मीन्स यहाँ कहता ये है, जैसा कि हमने क्लाउज 1 में पढ़ा था कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है अपने सिटीजन के साथ। ओके, बट ये क्लाउज 1 में पढ़ा था, और यहाँ क्लाउज 2 में कहता है कि एक सिटीजन है वो दूसरे सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन 5 ग्राउंड्स। ओके, जो हमने पिछले 5 ग्राउंड पढ़े हैं, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन और सेक्स। ये 5 ग्राउंड पे क्लाउज 2 कहता है कि सिटीजन एक दूसरे में
डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। कहाँ कहाँ भेदभाव नहीं करेंगे? जैसे कि हमारे जो एक्सेस टू शॉप्स हैं, किसी भी छोटी जाति या किसी को भी शॉप पे जाने के लिए, दुकान पे जाने के लिए नहीं रोकेंगे, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने को नहीं रोकेंगे, होटल्स में जाने को नहीं रोक सकते, प्लेस ऑफ पब्लिक में इंटरटेनमेंट के लिए नहीं रोकेंगे, जो पब्लिक इंटरटेनमेंट है वहाँ नहीं रोकेंगे, ठीक है ना। बी कहता है यूज़ ऑफ वेल्स, कुएं को यूज़ करने के लिए नहीं रोकेंगे, टैंक्स, जो पानी के जो टैंक्स हैं जहाँ पानी भरे रहते हैं उनके लिए, बाथिंग घाट्स, जो तालाब होते हैं उनके लिए, उन वहाँ जाने के लिए नहीं रोके जाएंगे, रोड पे चलने को नहीं रोकेंगे, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्सली आउट ऑफ स्टेट फंड डेडिकेटेड टू यूज़ जनरल पब्लिक। अगर कोई ऐसा रिसोर्ट है जो गवर्नमेंट के द्वारा पार्शियली या फुल्ली मेंटेन है, मतलब फंडेड किसके द्वारा है? गवर्नमेंट के द्वारा रिसोर्ट है, तो वहाँ किसी भी पब्लिक को जाने के लिए आप नहीं रोक सकते। अब किस ग्राउंड पे नहीं रोक सकते? इन ग्राउंड के, सेक्स के ऊपर, कि आप लेडी हैं आप नहीं जा सकते, इन ग्राउंड पे आप नहीं रोक सकते। आप अगर दूसरे जाति के हैं तो आप नहीं जा सकते, इन ग्राउंड पे आप नहीं रोक सकते, इन सारे चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट के अंदर फॉल करता है। तो अगर आप कोई भी व्यक्ति या स्टेट ऐसा करता है तो पनिशेबल होगा, ओके। ये ऑफेंस पनिशेबल होंगे और जस्टिसिएबल होगा बाय सुप्रीम कोर्ट और बाय आवर कोर्ट्स। क्लाउज 3 ऑफ आर्टिकल 50 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट। अच्छा, इसके पहले आप एक बात और समझिए कि क्लाउज 3 ऑफ आर्टिकल 50 एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 का। अब ये क्यों एक्सेप्शन है, इसे इन डेप्थ समझते हैं, ओके। तो सबसे पहले कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। मीन्स स्टेट के पास राइट है कि वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज या प्रोविजंस बना सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक एक्सेप्शन हुआ, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउ करता है, ठीक है, कि आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। बट ये जो डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये कौन सा डिस्क्रिमिनेशन होगा? ये आपका पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मीन्स आप किसी को भेदभाव करके आप इसको ऊपर ले जा सकते, आप नीचे नहीं ला सकते, कि आप जो वुमेन्स के राइट हैं उसको आप कम नहीं कर सकते, इनके लिए कुछ और कर सकते हैं, बट इनके जो राइट्स हैं वो कम नहीं कर सकते, इनके लिए कुछ खराब नहीं कर सकते, कुछ अच्छा कर सकते। इसे कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लाउज 4 ऑफ आर्टिकल 15। क्लाउज 4 ऑफ आर्टिकल 15 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन द क्लाउज 2 of Article 29 shall prevent the state from making special provision for advancement of socially economically backward classes of citizen और scheduled caste and scheduled tribe। अब जिस तरह इसमें हमने वुमेन और चिल्ड्रन के बारे में बात करी थी, तो क्लाउज 4 बात करता है कि उन लोगों को स्पेशल लॉज के बारे में, उन लोगों के लिए स्पेशल लॉज के बारे में जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, सोशली बैकवर्ड हैं और फाइनेंशियली भी बैकवर्ड, सॉरी फाइनेंशियली की बात नहीं करता है, ठीक है, जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है, और उन लोगों के बारे में जो एससी या एसटी कैटेगरीज में फॉल होते हैं। तो इन लोगों के अपलिफ्टमेंट या एडवांसमेंट के लिए स्टेट जो है वो स्पेशल लॉज बना सकती है, ओके। और ये जो आपका क्लाउज 4 है ये ऐड हुआ था आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ, जो 1950 में आया था, पारित हुआ था, ठीक है। तो इससे एक बात और समझ में आती है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ आर्टिकल 15 के क्लॉज 1, 2 और 3 ही थे जब कमेंस्ड हुआ था। 4, 5 और 6 बाद में अमेंडमेंट के साथ ऐड हुए थे, ठीक है ना। तो ये आपके आर्टिकल 14, ये आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 और 4 थे, ठीक है। 15 क्लॉज 5 कहता है कि स्टेट लॉज बना सकता है, स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है बाय लॉ किनके एडवांसमेंट के लिए, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न ला सकता है
किस के लिए, एडमिशन के लिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एडमिशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशल प्रोविज़न ला सकता है उनके एडमिशन के लिए, इंक्लूडिंग प्राइवेट educational institution whether aided or unaided by a state other than minorities educational institution refer to clause 1 of article 13। अब clause 5 कहता है कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन ला सकता है किस चीज़ के लिए, एडमिशन के लिए। ओके, कहाँ एडमिशन के लिए, या तो वो प्राइवेट कॉलेज में होंगे या तो गवर्नमेंट कॉलेज में। अब गवर्नमेंट कॉलेज में तो आराम से ले आ सकता है क्योंकि वो फंडेड है, सारा कुछ गवर्नमेंट है, तो ये आराम से वहाँ पे आपका जो स्पेशल प्रोविज़न है, लॉज हैं, वो ला सकता है। लेकिन प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में भी ला सकता है, वेदर वो एड है, फंडेड है या फंडेड नहीं है, किसके, गवर्नमेंट से। अगर गवर्नमेंट से ये प्राइवेट कॉलेज कम या ज़्यादा कुछ भी हैं, अगर के कॉलेज हैं, तो इसमें एडमिशन के लिए आप रिजर्वेशन, यही रिजर्वेशन जो है वो आपको देना होगा। किन 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 वर्गों को, SC ST SC ST या जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं या फाइनेंशियली बैकवर्ड हैं या सोशली बैकवर्ड हैं, इन सारे क्लासेस को आपको रिजर्वेशन देना होगा इन प्राइवेट कॉलेज में भी। ओके, प्राइवेट कॉलेज में भी आपको रिजर्वेशन देना होगा। थोड़ा सा अपन रिजर्वेशन को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, कि किन किन वर्गों को कितना कितना रिजर्वेशन मिलता है। अभी जैसे जब ये क्लाउज 5 ऐड हुआ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तब से जो ST को रिजर्वेशन मिलता है वो है 7.5%, SC को रिजर्वेशन मिलता है आपका 15% और OBC को मिलता है 27%। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स 50% हो जाता है। ठीक है, और बाकी के जो 50% है वो जनरल कोटा के लिए रहता है, वो जनरल कोटा के लिए रहता है। मतलब इस पे सारे लोग फाइट कर सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें, ये पर्टिकुलर जो ये सब जो ग्रुप्स हैं या कैटेगरीज हैं, इन्हीं के लिए रिजर्व रहता है। तो दिस इज कॉल्ड रिजर्वेशन। ओके, ये हमारा क्लाउज 5 से ऐड हुआ था। सारे ये प्राइवेट हो या तो गवर्नमेंट हो, सारे कॉलेजेस में ये सिस्टम रहेगा। ठीक है ना, ये रिजर्वेशन वाला। आर्टिकल 15 का जो क्लाउज 6 है, ये हमारा 2018 में अमेंडमेंट के साथ ऐड हुआ था, जो कि अपना 102 अमेंडमेंट है। ठीक है ना, ये 2018 में आया था, PM मोदी के सरकार ने लाया था ये। ठीक है, इससे ऐड हुआ आपका 10% रिजर्वेशन। अब ये 10% रिजर्वेशन जो ऐड हुआ है वो एक्सट्रीमली वीकर सेक्शंस के लिए हुआ है। मींस अभी हमने क्लाउज 5 में क्या पढ़ा था कि ST SC और OBC को रिजर्वेशन दे दिए। ठीक है ना, लेकिन उन लोगों को क्या, जो जनरल कैटेगरी में रहते हुए भी गरीब हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये आपका जो 10% है, एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन लाया गया। मींस ये जो 10% का रिजर्वेशन है, ये आपका जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और जो एक्सट्रीमली वीक हैं, ओके, तो उनके लिए ये 10% लाया गया है। ठीक है ना, कॉलेजेस में, एडमिशन्स में या जॉब्स में कहीं भी आपको 10% का आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये था आपका आर्टिकल 15। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो। इस वीडियो में हमने कोशिश किया है कि वर्ड टू वर्ड जो हमारे जो बेयर एक्ट हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मल राइटिंग है, उसको एक एक वर्ड समझे। तो आप, आई होप कि अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी ताकि मैं ऐसे वीडियोस और बनाता रहूँ आपके लिए। थैंक यू, जय हिंद।